जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस हॉरोस्कोप और पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 46 ईयर्स, ठीक है। और इनका जो मेन प्रॉब्लम है वो इनका हेल्थ को लेके बहुत ही टफ सिचुएशन है इनके लिए, क्योंकि इनकी जो बीमारी है वो लीवर कैंसर है और उनका ऑपरेशन भी हुआ है लीवर का, ऑलरेडी हो चुके हैं इनके ऑपरेशन। तो उसी के बारे में उनके फैमिली मेम्बर जानना चाहते हैं कि क्या हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एनालिसिस, हॉरोस्कोप और पाम दोनों का ही। मेनली हॉरोस्कोप से ही हम लोग ये ढूंढ पाते हैं ये बीमारी, पाम में तो उस तरीके से कोई साइन या सिंबल नहीं होता है। तो हॉरोस्कोप में हम लोगों को क्या देखना पड़ता है? देखिए, एक चीज़ है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल कर रहे हैं, और भी सारे बहुत सारे हैं, जैसे मैं केपी को फॉलो करता हूँ जनरली, तो वहाँ पे एक रूल है जो हमेशा ही इस बीमारी में फिट बैठता है। तो उसी रूल को भी आप लोग जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं या जानते हैं ऑलरेडी, बेसिकली बहुत सारे लोग हैं, नॉलेजेबल भी है, तो उस रूल्स को फॉलो करिएगा। आपको हमेशा ही ये कन्फर्मेशन मिल जाएगा इस बीमारी के जो है प्रॉब्लम है, और उस बीमारी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने चांसेस है रिकवर करने का, वो भी आप लोगों को बहुत इजीली पता चल जाएगा। तो ये जो बात चार्ट है, इनका जन्म हुआ है 10/5/1978 को, सुबह के 10 बजे बोकारो में इनका जन्म हुआ है। तो ये जो इनका हॉरोस्कोप है, ये हम लोग देख रहे हैं कि इनका कर्कट लगन है और टॉरस मतलब वृषभ राशि का इनका बात चार्ट है। अभी हम लोग उस फॉर्मूला को जान लेते हैं जो हमने इस बीमारी को, कैंसर जैसे बीमारी को हम लोगों को पता करने में मदद करती है। तो कॉम्बिनेशन क्या होती है? देखिए, ये एक मारक व्याधि है जिससे मौत होने के चांसेस, लाइफ हानि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें पहले ही जो मिल जाती है वो 2-7, क्योंकि ये 2 मारक भाव है। उसके बाद 6 हाउस नंबर जो है बीमारी की घर, 8th हाउस है डेथ की घर या डेंजरस बीमारी या एक्सीडेंट की घर, ठीक है ना। और 12 नंबर का घर है एक्सपायर का घर, मोक्ष का घर। तो 2, 7, 6, 8, 12 का एक नंबर है जो हमें मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? इसके लिए 3 प्लानेट, सिर्फ 3 प्लानेट जिम्मेदार होता है। यही 3 प्लानेट ही दिखाएगा। ये 3 प्लानेट कौन कौन से हैं? एक आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे, राहु, ठीक है, राहु रहेगा। दूसरा भी आप लोग कह सकते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, वो है सैटर्न, ठीक है। लेकिन तीसरा जो है वो आप लोग कभी भी बिलीव भी नहीं करेंगे, जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी करता है, ठीक है ना। वो है हम लोगों का जो सबसे बढ़िया प्लानेट मानने वाले, हम जिससे सबसे बढ़िया प्लानेट मानते हैं वही है जो इसका नाम है जुपिटर। ये 3 प्लानेट रहेगा। ये 3 प्लानेट से 2, 7, 6, 8, 12 का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा, ठीक है। और ये बीमारी कब होगी? जब ये तीनों प्लानेट की किसी एक की दशा चलेगी। इस तीनों प्लानेट की किसी एक की दशा चलेगी तभी ये बीमारी होगी। 2, 7, 6, 8, 12 ये 3 प्लानेट मिलके सिग्निफाई करेंगे और ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएगा। तो इस हॉरोस्कोप में ऐसा क्या है कि हम लोग कह सकते हैं, पहले हम लोग बीमारी को ढूंढ लेते हैं, फिर हम लोग इसकी देखेंगे कि चांसेस क्या है रिकवरी के, और दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा, जो नॉर्मल प्रोसीड्योर है वही। तो इस हॉरोस्कोप में अगर हम लोग पहले देख लेते हैं राहु कहाँ पे। राहु अगर हम लोग देखें तो 3rd हाउस में बैठा हुआ है। राहु 3rd हाउस में बैठा हुआ है। राहु जो बैठा हुआ है वो हस्ता नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो चंद्र का नक्षत्र है, जो लग्न लॉर्ड भी है, और 11th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो राहु यहाँ से ना ही हमें 6, 8, 12 दिखा रही है, ठीक है, डायरेक्टली ना ही 6, 8, 12 दिखा रही है, ना ही 2, 7 दिखा रही है, क्योंकि राहु लग्न लॉर्ड में बैठा हुआ है, लग्न लॉर्ड के स्टार में बैठा हुआ है, जो लग्न लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो राहु यहाँ पे डायरेक्टली हमें किसी भी तरीके का नेगेटिविटी नहीं दिखा रही है।
लेकिन आना तो ज़रूर है। अगर आपके कैंसर है तो राहु तो आएगा ही आएगा। कैसे आते हैं वो देखते हैं हम लोग। सैटर्न को देखते हैं, अभी शनि को देखते हैं। शनि कौन सी भाव में बैठा हुआ? मारक भाव में। 17 मिनट से ये सेकेंड हाउस में एंट्री हुई है। 17 मिनट इसकी डिग्री है, अभी तक 1 डिग्री भी नहीं हुई है, तो हाई पावरफुल है यहाँ पे। क्यों हाई पावरफुल है? नेगेटिवली हाई पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये सन की हाउस में आ रही है, जो इसकी शत्रु राशि है वहाँ पे ये आ रही है। तो शत्रु के घर में जो भी घुसता है, घुसने के बाद कमज़ोर होता है, लेकिन जब भी घुसता है तो तेज़ तरह जोश से ही घुसता है, ठीक है ना। जब भी एंट्री लेता है कोई शत्रु की जगह पे, जंग के लिए जाते हैं ना शत्रु के राज्य में, तो जोश से ही घुस जाता है। तो नेगेटिवली ये जोश से ही जा रही है 17 डिग्री में। तो ये तो नेगेटिव हाउस में बैठा हुआ है, क्योंकि ये सन की घर है, सूर्य की घर है, 5 नंबर के घर है, जो इसकी सबसे बड़ी शत्रु है हॉरोस्कोप के आधार पे। और जो शनि है वो कौन सी नक्षत्र में बैठा हुआ है? मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो है केतु के नक्षत्र, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है 9th हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन सैटर्न को अगर हम लोग देखें 2nd हाउस में बैठा हुआ है। लॉर्ड कौन कौन से घर का है? ये लॉर्ड है 7 और 8 का। तो अकेला शनि ही देखिए दोनों मारक हाउस को कंफर्म कर रही है। साथ में जो है डेथ की हाउस है, एक्यूट डिजीज़ की घर है, एक्यूट एक्सीडेंट की घर है, एक्सपायर का घर है, मतलब जहाँ से हम लोग की मौत आइडेंटिफाई होती है। वो सारे घर को सैटर्न अकेले ही चला रही है, और ये शत्रु राशि में भी है। तो सैटर्न से हमें 2, 7, 8 मिल गई, ये हमें कंफर्म कर लेनी चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे जुपिटर। जुपिटर कहाँ पे है? जुपिटर देखिए क्या क्या हम लोगों को मिली, 2, 7, 8, राइट, 2, 7, 8। अभी हम लोगों को चाहिए 6 और 12, तो ये कंफर्म होगा। 2, 7, 6, 8, 12, ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमें कंफर्म होगी। तो वो जुपिटर कहाँ पे है? 12 नंबर के घर में ही बैठा हुआ है। जुपिटर किसके घर में बैठा हुआ है? 3 नंबर के घर, जो बुध के घर है। ये भी जुपिटर के लिए नेगेटिव है, क्योंकि जुपिटर और बुध की कभी भी मिलते नहीं है, ठीक है ना। एक बाल प्लानेट है, बच्चे जो छोटे बच्चे वो प्लानेट है, और एक क्या है? गुरु है। तो इन दोनों में कभी भी बनता नहीं है, क्योंकि जो बच्चा है बुध है वो बचपना करता रहता है, और गुरु जो है बहुत ही सीरियस मैटर को लेके डिस्कशन में रहती है, हम कुछ समाधान उसके ढूंढते रहते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो भी सारे जो एस्ट्रोलॉजर है जुपिटर का हमेशा तारीफ़ करते हैं, आप अपने हॉरोस्कोप खोल के देखिएगा। जुपिटर जिस घर में भी आपका बैठा होगा, उस घर का बेनिफिट मिलने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जुपिटर की एक कहावत है, दिया तले अंधेरा, मतलब जुपिटर दिया है, उसकी रोशनी या दृष्टि, इसे एस्पेक्ट कहते हैं हम लोग, वो जहाँ जहाँ पड़ेगा वो तो बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन जहाँ पे वो बैठा रहेगा उसकी बहुत ज़्यादा वो मतलब हानि ही करता है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना, दिया तले अंधेरा। तो जुपिटर 12 नंबर के घर में बैठा हुआ है, तो 12 नंबर का तो पॉजिटिव कुछ देगा नहीं। 12 नंबर कौन सा घर है? मोक्ष की घर है, हॉस्पिटलाइजेशन की घर है, अगर हम लोग हेल्थ को देखते हैं। जुपिटर कौन से घर के मालिक है? जुपिटर ये 6 घर के मालिक है। तो 6, 12 का जो हमें कनेक्शन चाहिए था जुपिटर से मिल गया। लेकिन अभी तक हम लोगों को राहु नहीं मिला किसी तरीके से। राहु का मिलना तो ज़रूरी है, नहीं तो ये बीमारी नहीं हो सकती है। तो इस जुपिटर को अगर हम लोग देखें तो आद्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि राहु के नक्षत्र है, ठीक है ना। तो जुपिटर इस तरीके से राहु से मिल गया, राहु की कनेक्शन पा गई, तो सैटर्न जुपिटर और राहु का कनेक्शन बन गया। डायरेक्ट सैटर्न का जुपिटर और या राहु से कनेक्शन नहीं बन रही है, लेकिन सैटर्न स्ट्रांगली 2, 7 और 8 का सिग्निफिकेशन दे रही है। जुपिटर भी 6, 12 का कनेक्शन दिखा के जो राहु पिछड़ा हुआ था उसको साथ में ले आया, क्यों? राहु के स्टार में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये टोटल कनेक्शन मिल गया कि हाँ, इनका ये बीमारी होने का चांस रहेगा। और कब हो सकती है? आइदर आपकी राहु की दशा चले, सैटर्न की दशा चले, या जुपिटर की दशा चले, ठीक है, या उससे संबंधित। देखिए किसी का अगर आप ऐसे हॉरोस्कोप निकले, अरे भाई ये तो मंगल का दशा में इनका हुआ है, तो आप तो कह रहे थे कि भाई जुपिटर ये की कनेक्शन चल रही है, तो देखिएगा वो मंगल इधर आपका सैटर्न का होगा, सैटर्न का जुपिटर के या राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ होगा। और वो बीमारी भी तब होगी जब इधर जुपिटर सैटर्न या राहु की अंतर्दशा चल रही होगी मंगल की दशा में ना। तो इस तरीके से निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। अभी हम लोग दशा को देखते हैं। देखिए दशा
शनि की दशा इनकी शुरू हुई है 2016 से, 2016 से, और इनकी बीमारी जो शुरू हुई है करीब करीब 2023, मतलब 1-1.5 साल ही हुआ है इनका। तो सैटर्न की दशा की जो एक टिपिकल नेचर होता है, क्या टिपिकल नेचर होता है, पहले आपको 2-3-4 साल बहुत अच्छा देता है, आपको बहुत बेनिफिट देगा सैटर्न, क्योंकि जुपिटर की दशा को आप जस्ट कवर कर चुके हैं। जुपिटर की दशा में आप लोगों की बहुत अच्छी कैरियर बन चुका है, आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव किया है। उसकी जो रेस है, ठीक है ना, वो सैटर्न आते ही, मतलब सैटर्न की दशा कल से शुरू हुई तो आज से ही खराब, ऐसा नहीं होता है। साल 2 साल 3 साल सैटर्न की दशा में ठीक ठाक चल जाता है इंसान का, ठीक है ना। जब भी 3-4 साल, 3 साल ही मैक्सिमम, 3-3.5 साल सैटर्न की दशा बीत जाती है, तब से सैटर्न की जो मेन दशा की नेगेटिविटी आती है हम लोगों की ज़िंदगी में, वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस हॉरोस्कोप में भी देखेंगे 2016 को हुई है, तो 2020 तक 2021-22 तक तो इनका 3-4 साल बीत गया। उसी के बाद अगर हम लोग देखें तो और भी लेट हुआ है, जब केतु की दशा शुरू हुई, केतु की अंतर्दशा शुरू हुई। ये केतु किस लिए केतु की अंतर्दशा में शुरू हुई, क्योंकि केतु जो है वो सैटर्न की नक्षत्र में बैठा हुआ है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, और सैटर्न जो है वो माघा नक्षत्र में बैठा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से इसे सैटर्न को और ज़्यादा बूस्ट मिल गया, क्योंकि सैटर्न केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो इस टाइम पीरियड में केतु की दशा जो 2011 नवंबर से शुरू हुई और जनवरी 2023 में ये ख़त्म हुई, उसी के अंदर ये बीमारी इनके शरीर में घर कर गया। अभी क्या है, देखिए सैटर्न की दशा की जो टिपिकल टाइमिंग है, वेनस की साथ भी इसका अच्छा नहीं होता है। सन के और चंद्रमा के इस टाइम पीरियड में अच्छा थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। मंगल की दशा थोड़ा थोड़ा ख़राब जाती है। राहु की दशा जो अंतर्दशा की टाइम पीरियड है, ये बहुत ख़राब जाती है। अगर राहु की अंतर्दशा तक ये अपने आप को संभाल पाते हैं 2032 तक, ठीक है ना, तब इनको रिलीफ मिल सकती है। इवन जुपिटर 12th हाउस में बैठने के बावजूद भी, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर की दशा जो अंतर्दशा जो आती है ना, वो सैटर्न की जितनी भी नेगेटिव आपने दिया है, जितना भी सैटर्न नेगेटिव दिया है, वो सारे के जो है भरपाई करता हुआ हमें देखने को मिलती है, मतलब पॉजिटिविटी देखने को मिल जाती है। इवन राहु की जब अंतर्दशा शुरू होगी, ये शुरू होगी कब, अक्टूबर 2029 में, राइट। ये अगर 3-4 महीने राहु की अंतर्दशा को कवर कर दे, क्योंकि 2 साल 10 महीने का एक दशा अंतर्दशा पीरियड होती है राहु की सैटर्न के अंडर में, तो इसके अगर 3-4 महीने 5 महीने भी ये किसी तरीके से कवर कर लेते हैं अपने आप को ठीक ठाक तरीके से, ठीक है ना, तो क्या होगी कि ये जो इनकी जो तबीयत है उसमें सुधार आती हुई दिखेगी। अभी जो 2029 है, अभी भी 5 साल बाकी है, ठीक है ना। उससे पहले खतरा कहाँ पे है, इससे पहले बहुत ज़्यादा खतरा आपको यही है वेनस के अंडर में, क्योंकि सैटर्न और वेनस का अंतर्दशा जो है वो ख़राब जाती है, सपीक आ जाता है। सैटर्न वेनस, सैटर्न केतु, सैटर्न राहु, ये बहुत ही ज़्यादा डीपली ख़राब जाती है। तो यहाँ पे इस साल इनको ऑलरेडी 3-4 बार शायद इनका ऑपरेशन भी हो चुका है, तरह तरह के ऑपरेशन हो चुका है। तो ये तो तकलीफ भरी रही ही है वेनस की अंतर्दशा, और जो है 2026 मार्च तक, ठीक है ना, अभी भी टाइम तो है, 2 साल के करीब तो टाइम है, ये और आपको सहना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए मेन टफ पीरियड रहेगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा। फिर राहु की अंतर्दशा की शुरुआत में 5 महीने पकड़ लीजिए, 2 साल 10 महीने का टोटल है, लेकिन 4-5 महीने आपको बहुत टफ रहेगा। उसके बाद आपको रिलीफ है। अभी हम लोग इनके सर्वाइवल या उसकी चांस को देखते हैं कि कितना है। तो सर्वाइवल कहाँ से आएगा, जो हाउस हम लोगों ने कहा था, क्या क्या कहा था, 2, 7, 2, 6, 7, 8, 12। तो इसका नेगेटिव कौन सा है, 2 का जो है वो 1 है, फर्स्ट हाउस है। 6 का कौन है, 5, 7, 8 का कुछ भी नहीं आएगा, 6, 7, 8 का कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। 12 का कौन सा है, 11। तो जब 1, 5, 11 का कनेक्शन जुड़ेगा तब हम लोगों को रिलीफ मिलेगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई बड़ी हादसा बीमारी होने के लिए 2, 7, 8, 2, 6, 7, 8, 12, और उसकी रिलीफ पाने के लिए 1, 5, 11। एक क्या है, लग्न लॉट या मारक भाव की नेगेटिव हाउस,
सेकेंड हाउस की नेगेटिव हाउस। 5 क्या है, 6 हाउस बीमारी की नेगेटिव हाउस। ठीक है, 7 8 का नेगेटिव हाउस नहीं हो सकता है क्योंकि वो 8 का नेगेटिव हाउस 7th होगा, 7th की नेगेटिव हाउस 6 होगा। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन का ही 8 7 6 का एक ही नेगेटिव हाउस है, वो है 5th हाउस। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और क्या है, 12 नंबर के जो घर है हॉस्पिटलाइजेशन, मोक्ष, ठीक है, ये सब का जो घर का जो नेगेटिव हाउस है वो है 11वां घर। तो ये सारे घर से बीमारी मिलती है 2 6 7 8 12 से, और इसकी रिलीफ 1 5 11 से मिलती है। अभी एक को अगर हम लोग बात करें तो लग्न आता है, यहाँ पे कौन बैठा है, मंगल। मंगल कैसा है, नीच का है। ये नीच बीच हम लोग नहीं मानते हैं जो केपी में पढ़ते हैं। ठीक है, नीच का होके भी रिजल्ट बहुत अच्छा देता है, उच्च के बैठ के भी बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट देता है। तब ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर आके और कोई एक्सप्लेनेशन दे देता है, विपरीत राज्य हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, ऐसे लाखों जोग कनेक्शन बनती रहती है ट्रेडिशनल में, जिसको समझ पाना, एप्लीकेबल कर पाना मुश्किल है। तो केपी में जाइए, केपी में बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्या है, मंगल यहाँ पे 4th हाउस में बैठा हुआ है। मंगल कौन कौन से घर के मालिक है, मंगल कौन कौन से घर के मालिक है, अगर हम लोग देखें तो मंगल जो है, अगर हम लोग देखें तो मंगल है इस घर के मालिक, जो है क्या, 5 नंबर के घर के मालिक। और कौन से घर के मालिक है मंगल, 10 नंबर के घर के मालिक। ठीक है ना, ये घर के मालिक। तो मंगल पहला हाउस में बैठा हुआ है और 1 5 10 का करेक्शन बन रही है। 10 11th का नेगेटिव नहीं है, इस बात का ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 10 जो है पॉजिटिव हाउस है। ठीक है, तो 1 5 नंबर के हाउस के मालिक, 10 को अगर हम लोग छोड़ भी दें, ये राजयोगकारी प्लानेट है इनके लिए मंगल। ठीक है, जब आपका कोई भी प्लानेट केंद्र और त्रिकोण का मालिक हो, और वही प्लानेट जो भी हॉरोस्कोप हो, जहाँ पे भी आपको एक प्लानेट केंद्र का भी मालिक दिखे, त्रिकोण का भी मालिक देखिए, जानिएगा वो आपके लिए राजयोगकारी प्लानेट है। ठीक है, तो मंगल इनके लिए राजयोगकारी प्लानेट है, और वो बैठा हुआ है 1st हाउस में। किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, अश्लेषा मरकरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो मरकरी के नक्षत्र, मरकरी जो है 12 हाउस का भी लॉर्ड है। तो यहाँ से थोड़ी नेगेटिविटी आती है, लेकिन मरकरी जो खुद बैठा हुआ है 9th हाउस में, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। लेकिन मंगल यहाँ पे ठीक ठाक हमें रिलीफ देने की मदद करेगा। क्यों, क्योंकि 5th हाउस का मालिक है, 1st हाउस में बैठा हुआ है। तो मंगल इनके लिए पॉजिटिव रहेगा हेल्थ के लिए। जब भी मंगल की अंतर्दशा आएगी, ठीक है, मंगल जब भी मेष राशि में मकर राशि में होगा, तब इनको बेनिफिट मिलेगा गोचर में। ठीक है, तो मंगल इनके लिए बेनिफिट प्लानेट होगा, पॉजिटिव प्लानेट होगा इनके सेहत में सुधार के लिए। जब भी मंगल की अंतर्दशा आएगी, तब इनको जो है रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन इससे भी बड़ा प्लैनेट है इस हॉरोस्कोप में, ये लग्न का मालिक, ये कहाँ पे है, ये कौन है, ये चंद्रमा है। ये कहाँ पे बैठा हुआ है, ये 11th हाउस में बैठा हुआ है। ये सबसे बढ़िया बात है कि लग्न के लॉर्ड आपका 11th हाउस में बैठा हुआ है, जो 12 हाउस का मालिक है। तो 11th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा ये दिखाती है, लग्न लॉर्ड जब 11th हाउस में बैठ जाए, समझ लीजिएगा कि आपकी जय पक्का है। और कौन सी नक्षत्र में बैठा हुआ है, मृगशिरा, मंगल का ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो मंगल 5 नंबर के भी मालिक है। तो चंद्रमा एक प्लानेट है जो क्या कर रही है, आपका 1st हाउस का मालिक है, 11th हाउस में बैठा हुआ है, और 5th हाउस लॉर्ड के स्टार में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा जो है इनके 1 5 11 का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांगली दिखा रही है। तो इनको क्या करना चाहिए, चंद्रमा की जो स्टोन है मोती, बशराई मोती मिलना मुश्किल है। अगर नहीं मिलती है, जो बशराई मोती मिलती है तो 3 रत्ती 2 रत्ती के मिलते हैं, उससे ज़्यादा तो बड़ी नहीं मिलती है। महंगा भी काफ़ी है, आम लोगों के लिए बहुत ही महंगा हो जाता है। तो अगर वो नहीं मिलते हैं आपको, तो आप ये करिएगा, आप जो नॉर्मल मोती मिलती है 800 1000 वाली, ये बिल्कुल वाइट, बिल्कुल येलोइश नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का जुपिटर का वहाँ पे टच नहीं होनी चाहिए मोती में। क्रीम कलर का ना नहीं होना चाहिए, येलोइश नहीं होनी चाहिए, ब्लैकिश नहीं होनी चाहिए, ब्लूइश नहीं होनी चाहिए, वाइट एंड प्योर सिल्वर वाइट। ठीक है, मोती करीब करीब 12-14 रत्ती या उससे भी बड़ा ले लीजिए, 20 रत्ती का भी मिले तो भी ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो मोती बहुत मतलब उतना बड़ा देखने को मिलती है, लेकिन उतना बढ़िया कुछ काम का नहीं है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो मतलब मोती ही होती है, लेकिन बनाया आर्टिफिशियली ये बनाया जाता है, लैब में नहीं। मोती जैसे बनते हैं नेचुरली उसी तरीके से बनाते हैं, लेकिन वो उसके अंदर पत्थर डाल देते हैं झींगे के अंदर, तो उसके ऊपर जो है मोती बनती रहती है।
तो वो जो मोती है 20-22 रत्ती के मोती गले में लॉकेट बना के पहना दीजिएगा, क्योंकि उतनी बड़े जो है उनके उंगली में फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल मिलेगा। 2 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है, 2 मुखी रुद्राक्ष जो चंद्रमा की रुद्राक्ष है वो भी इनको धारण करवाना चाहिए एक ही साथ गले में लॉकेट बना के। तो यहाँ से हमें रिलीफ की एक बात देखने को मिल रही है। जब भी चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, देखते हैं कब आ रही है। चंद्रमा की अंतर्दशा 2027-28 में आ रही है। मंगल की अंतर्दशा 28-29 में है, तो 2027 से लेके बहुत अच्छी रिलीफ इनको मिलेगा। सन की दशा में भी इनको रिलीफ मिलता नहीं, सन की दशा में रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सन जो है मारक भाव के मालिक है, और क्योंकि सेकंड हाउस का मालिक है, 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो सन के वहाँ पे इनका जो रिलीफ मिलेगा, रिकवरी होगा वो फरवरी 2027 के बाद ही, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से रिलीफ इनका हील हो पाएगा। और क्या चीज़ है, हम लोग को राहु को भी एक बार देखना है। क्यों? क्योंकि राहु हमें मिली तो कनेक्शन में, कैंसर के कनेक्शन में राहु मिली, जुपिटर जो है राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, लेकिन राहु एक स्ट्रॉन्ग घर में बैठा हुआ है जो है 3rd हाउस, ये वाली घर। 3rd हाउस जो, एक मिनट क्या हुआ, 3rd हाउस जब भी आएगा ना हॉरोस्कोप में, इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी 3rd हाउस आए, 3rd हाउस कौन सी हाउस है? लाइफ के मामले में, जीवन के मामले में, एक्सपेंशन ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ की उम्र को बढ़ाने वाला, ये है लाइफ, ये है डेथ, ठीक है। किसी के हॉरोस्कोप में अगर 1-8-3 का कनेक्शन बन जाती है, 1-3-8 का कनेक्शन बन जाती है, 1st हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा हुआ है, 8th हाउस का स्टार में है, ठीक है, इस तरीके से, या किसी और तरीके से 8th हाउस में बैठा हुआ प्लानेट 1st हाउस के स्टार के लॉर्ड के बैठा हुआ है और 3rd हाउस का मालिक है, ऐसा भी हो सकती है। किसी भी तरीके से हो, 1-3-8 का अगर कनेक्शन बनती है तो उन लोगों की आयु जो है बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि मौत के बीच में ये एक्सपेंशन है, स्पेंडिंग है, स्पेंड करता रहता है। तो राहु जो है वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो ये लाइफ को स्पेंड करेगा, बढ़ाएगा। इसकी बाई नेचर इस हॉरोस्कोप में यही है, ठीक है। और राहु कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है? राहु चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो चंद्रमा हम लोग जानते हैं कि 1-5-11 का कनेक्शन बना रही है, 1-5-11 का कनेक्शन बना रही है, साथ में 3 भी आ गया, मतलब राहु भी आ गया। तो राहु के साथ जो राहु जो है चंद्रमा के स्टार में होने के कारण राहु यहाँ पे उतना ज़्यादा मारक भाव या बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं करेगा, जुपिटर के कारण करेगा। मतलब मेन जो कल्प्रिट है इस हॉरोस्कोप में वो है जुपिटर और सैटर्न, राहु नहीं। राहु जो है बाध्य हो गया, राहु कुछ नहीं कर सकता है, रिजल्ट देना राहु का मजबूरी हो गया, क्योंकि जुपिटर जो है राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। लेकिन राहु यहाँ पे अच्छा प्लानेट है 3rd हाउस में बैठने के कारण, और मून के चंद्रमा के स्टार में बैठने के कारण 1 और 11 और 5 का कनेक्शन जुड़ता हुआ राहु यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसके साथ साथ ये इनको 15 कैरेट 20 कैरेट के करीब गोमेद भी धारण करना चाहिए, सिलोनिस गोमेद, ठीक है, क्लियर गोमेद होने चाहिए। और आम दुकान से 2-5 रुपए की गोमेद मत खरीदिएगा। हेल्थ का मामला है, हो सके तो मुझसे भी मदद ले लीजिएगा। हेल्थ के मामले में मैं किसी भी तरीके का कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैं हर एक एनालिसिस में बताता हूँ कि किसी के हेल्थ के मामले अगर आ जाए तो उसके बाद मैं किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जो मेरा बेस्ट है, मेरा नॉलेज है, मैं बेस्ट से बेस्ट दूंगा। उसके लिए अगर मुझे पढ़ाई भी करनी पड़े एक्स्ट्रा, मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये जो है बेस्ट गोमेद और ये चंद्रमा की मोती, ये दोनों इनके लिए बढ़िया स्टोन रहेगा जो इनको करना है, और साथ में 2 मुखी रुद्राक्ष। अभी इनके पाम की ओर चलते हैं। ये इनके पाम है। पाम आप लोगों को दिखेगा कि लाइफ लाइन की जो हालत है ना बहुत ख़राब है नहीं, लेकिन एंडिंग पार्ट में यहाँ पे हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिली है जो नेगेटिव है। किसी भी लाइफ लाइन की एंडिंग पार्ट के करीब, ठीक है ना, 60 के बाद, ये 60 के बाद आती है ना, यहाँ पे अगर कोई इस तरीके का नेगेटिव साइन बन जाए, जैसे जॉब साइन हो गया, या कोई लाइफ लाइन यहीं पे आके ख़त्म हो रही है, उसको स्टॉप करने वाली ऐसी कोई लाइन आ गया है, लाइफ कंटिन्यू तो कर रही है लेकिन यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस बन गया या फिर स्टार बन गया, तो ये सारे जो चीज़ होती है ये
अगर 60 के आसपास हो तो वो डेंजर होती है। इसका मतलब ये होती है कि आइदर आपको 60 के करीब कुछ बीमारी हो सकती है बड़ी, ठीक है ना, और एंड पार्ट में अगर बन रही है तो ऐसा भी हो सकती है लाइफ के आगे भी आपका कुछ बीमारी हो सकती है। हम लोगों ने पहले भी एक इंसान के दिए पाम देखे थे जिनका यंग एज में तो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन लाइफ लाइन उनका बहुत बढ़िया था, उनके एक टांग भी काट चुके थे, लेकिन उनके लाइफ लाइन के एंड पार्ट में स्टार्ट था। और इनकी जो एक्सीडेंट हो गया 30 के एज में, जहाँ पे कुछ साइन नहीं था, हल्का सा राहु लाइन का कट था, जो आमतौर पे हम लोग देखते हैं हर पाम में ही होती है, ठीक है ना। तो जब भी लाइफ लाइन की एंड पार्ट में आपको डिस्टर्ब दिखे तो प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। और यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्यों आई है वो हम लोग हॉरोस्कोप में देख ही चुके हैं। अगर और क्लियर इमेज हम लोग ढूंढने की कोशिश करें इनके पाम की, तो लेफ्ट पाम को भी देखेंगे तो लेफ्ट पाम में भी देखिए लाइफ लाइन पावरफुल है नहीं, बिल्कुल पावरफुल नहीं। क्यों नहीं है? लाइफ लाइन को कैसा होना चाहिए? राउंड शेप में ऐसे, और ये लाइफ लाइन कैसी है? सीधी, बिल्कुल एक सीधी लाइन। तो ये लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं, जब की फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे दिखेगी। तो ये जो लाइफ लाइन है बिल्कुल भी पावरफुल नहीं होती है, चाहे कि कैसा भी देखने को मिले आपको। सीधा लाइफ लाइन ऑलवेज कमज़ोर ही आपको दिखेगा, शेडो भी आपको दिखेगी, सारे के सारे मेन लाइन में आपको शेडो भी दिखेगा कि शेडो बन रही है जो नेगेटिव है। चेन फॉर्मेशन भी करीब करीब हम लोग को देखने को मिल रही है लाइफ लाइन और माइंड लाइन, इवन हार्ट लाइन में भी, ठीक है। और तो बेहतर तरीके से हम लोग देख नहीं पा रहे हैं कुछ। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो लाइफ लाइन का सिचुएशन बहुत ज़्यादा डैमेजेबल है ही नहीं, लेकिन कमज़ोर है। ऐसा किसी भी तरीके का डैमेज हमें नहीं दिखा जो लाइफ की एंडिंग कर सके, ठीक है, लाइफ की एंडिंग कर सके। ऐसा लाइन कैसा होता है? जो फुल स्टॉप लगा दे। ये जॉब के साइन के बाद अगर ऐसा होता इस तरीके से होता। इनकी एज है लगभग 46 ईयर्स एज तक लाइफ लाइन होती, इसको स्टॉप कर देती। 46 ईयर्स एज में लाइफ लाइन इस तरीके से आके इस तरीके से उल्टा घूम जाता, ठीक है ना। ये सारे नेगेटिव साइन होती है। इवन अगर किसी की लाइफ लाइन इस तरीके से आके इस एज के करीब इस तरीके से घूम भी जाते हैं उल्टे दिशा में, तो भी वो बहुत ही ज़्यादा हाईली नेगेटिव होती है, इंड हो सकती है लाइफ लाइन की। तो लाइफ लाइन में कमज़ोरी तो है, कमज़ोरी के बिना तो ये बीमारी नहीं आएगी, ठीक है ना। यह बीमारी आते आते कमज़ोर ही करेगा। तो जो कमज़ोर है लाइफ लाइन, बाकी सारे लाइन भी कमज़ोर है, तो इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद तो कमज़ोर होगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुझे आशा की किरण देखने को मिल रही है, इवन जॉब साइन होते हुए भी ये लाइन जो है कंटिन्यू कर रही है, ठीक है ना, ये लाइन कंटिन्यू कर रही है। तो दिक्कत परेशानी बीमारी सब कुछ है। हाँ, और एक चीज़ है कि इस पाम में हमें बहुत स्ट्रांगली किसी भी मंगल रेखा का साथ नहीं दिखा, ठीक है। अगर मंगल रेखा का साथ होता तो मैं 100% कन्फर्म हो जाता कि हाँ ये बहुत ही आसानी से रिकवर कर जाएंगे, ज़्यादा सफ़र नहीं करेंगे, ऑपरेशन हो गया है, आगे धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सपोर्ट देने वाली मंगल रेखा ही इनके पाम में नहीं है। यहाँ पे इतना सा एक छोटा सा हल्का है जो निग्लिजिबल है, जिसको हम लोग है नहीं यही मान सकते हैं। तो इसके कारण क्या हो रही है कि इनको ये तकलीफ़ हो रही है। लाइफ सीधी पाम में भी ये लाइफ लाइन काफ़ी सीधा है, कमज़ोर लाइफ लाइन है। मौत हो जाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है इस हॉरोस्कोप को देख के, ठीक है। लेकिन टफ पीरियड आपके लिए है, क्योंकि मौत का प्रेडिक्शन मैं तो नहीं कर सकता, मैं उतना बड़ा तो एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट हूँ नहीं कि मैं किसी का मौत का प्रेडिक्शन कर दूँ। लेकिन जो हमने कहा है कि ये जो वेनस की अंतर्दशा चल रही है ना सैटर्न के अंदर, ये थोड़ा टफ पीरियड रहेगा मार्च 2026 तक, ठीक है। इसको आप लोगों को संभालना है। उसके बाद सन थोड़ा मोटा मोटी प्रॉब्लम देगा, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। चंद्रमा की अंतर्दशा तक आते आते, चंद्रमा की जब अंतर्दशा आ जाएगी तो रिलीफ होगी सेहत में। अगर हम वेनस को देखेंगे तो इवन वेनस 11th हाउस में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ, ठीक है ना। हॉरोस्कोप में तो पॉजिटिव दिखा रही है, लेकिन सैटर्न की दशा की एक अलग सा दशा को जब भी आप रीड करेंगे, ठीक है ना, कोई भी कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो आपको बोले कि भाई आपका तो सैटर्न बहुत बढ़िया है, आपकी तो सैटर्न की दशा बहुत अच्छी जाएगी, आपकी तो जुपिटर बहुत ख़राब है, आपकी जुपिटर की दशा बहुत बेकार जाएगी, ठीक है, ये सिर्फ 2 या 3% लोगों में ही होती है। बाकी 98% लोगों की
जो हॉरोस्कोप है वहाँ पे जो दशा चलती है वो दशा दशा की जैसी ही चलती है। राहु की दशा खराब चलती है, सैटर्न की दशा की शुरुआत में अच्छी चलती है, फिर खराब होती है। जुपिटर की दशा हमेशा ही अच्छी चलती है, ठीक है। बुध वगैरह की दशा भी एक बार मैं वीडियो बना लूँगा, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों को जानना है, क्योंकि मेरी जो एस्ट्रोलॉजी पामस्ट्री थोड़ा हटके है, तो उसको अगर जानना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं उस एक दशा की बना दूंगा। तो ये है इसकी एनालिसिस। हॉरोस्कोप में अभी टफ पीरियड चल रहा है 2026 तक, उसके बाद थोड़ा सा सुधार होगा हल्का। अगर फरवरी 2027 तक इनको सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, ये सरवाइव हो जाते हैं तो 100% मुझे जो लगे, 100 ना हो 90% चांसेस रहेगा कि ये टोटली रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा आएगी तो बहुत अच्छी रिजल्ट लाएगी, साथ में मंगल भी रहेगा, राहु भी आएगी, जुपिटर भी आएगी, सारे के सारे मिला के इनको रिलीफ ही देगी। हाँ, राहु की पीरियड में किसी दूसरी तरीके का प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। फाइनेंशियल, जनरली फाइनेंशियल आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस, कैरियर क्राइसिस आ जाती है फास्ट 4-5 महीने तक, ठीक है, राहु की दशा शुरू होते होते। तो उस टाइम में इनका हो सकता है वो कुछ आए, लेकिन बाकी जो है हमें रिलीफ ही मिलता हुआ देखने को मिल रही है। तो रखते हैं इस एनालिसिस के साथ। शुक्रिया आप लोगों का।